हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपको पता है कि 12 से 13 क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से बीपीएससी में पूछी जाती हैं। और ख़ास बात यह है कि 5 से 7 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगा, डायरेक्ट। और जो बाकी जो न्यू क्वेश्चन मिलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से वो इसी पे बेस्ड रहेंगे। तो आज मैं आपको 12वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है उससे रिलेटेड मैं आपको फैक्ट भी बताऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं हम लोग। आज आज का हमारा पहला क्वेश्चन होता है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। देखिए, सक्रिय भाग लिया था पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि किसने नहीं लिया था। तो नाना साहब, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला, बेगम जीतन महल, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि ई हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आइए देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए, यहाँ पे कुछ फैक्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये देखिए, बेगम हजरत महल जो थी ये लखनऊ से लड़ाई कर रही थी, ठीक है। और मौलवी अहमदुल्ला जो थे ये फैजाबाद से क्रांतिकारी प्रचार कर रहे थे। और जो नाना साहब धुंधुपत थे ये भी अपने पेंसिल के लिए अंग्रेजों से विरोध किए थे। दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर थे उनके जो जनरल थे, ठीक है, वो कमाल संभाल, उनका नाम क्या था? बख्त खां कमाल संभाल रहे थे। तो ये सभी लोग विद्रोह कर लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है मौलवी, बेगम हजरत महल, नाना साहब, तो ये तीनों हो जाएगा, ठीक है, इस आधार पे। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 जो बोल रहा है, एक सेकंड थोड़ा बड़ा करते हैं। सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो सबसे कटु आलोचक कौन थे? जमालुद्दीन, या एंड्रूज, मौलवी जकाउल्ला, सिबली नुमानी, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन ई। तो आते हैं आखिर में, देखते हैं कि इसका मेन जो फैक्ट है हमने क्या रखा है एनसीईआरटी से। देखिए, बताई गई है अकबर इलाही और निजामुद्दीन अफगानी जो थे सर सैयद अहमद खान के कटु आलोचक थे, ठीक है, क्योंकि ये ब्रिटिश के समर्थक करते थे इसलिए। अब उसके बाद फिर बताएंगे, सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज जो कि अलीगढ़ में स्थापित की थी। 1857 की क्रांति में इन्होंने, ये मेन पॉइंट है भाई, बहुत भी आई, देखिए आपके लिए मैं कितना मेहनत करके लाया हूँ। असबाब ए बगावत हिंद नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, ठीक है। असबाब ए बगावत हिंद, इन्होंने आधुनिक विचार के प्रचार प्रसार हेतु तहजीब उल अखलाक पत्रिका भी निकाली थी, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हो सकता है आपने नहीं सुना हो तो नोट डाउन जरूर कीजिएगा। इसमें इसका आई होप इसका आंसर नहीं दिखा होगा। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो आइए कुछ बेसिक पॉइंट इसमें देख लेते हैं क्या दिया गया है। 1857 का विद्रोह जो है विधिवत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से अ, तीनवीं देसी घुड़सवारी सेना द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। फिर बताइए कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के विरोध में विद्रोह किया था, ठीक है। 29 मार्च 1857, याद रखिएगा आप लोग ये डेट, ठीक है। और 34वीं नेवी इन्फेंट्री। फिर उसके बाद और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा दी गई हैं। मेरठ से विद्रोही सैनिक 11 मई की सुबह लाल किले पहुंचे और बहादुर शाह द्वितीय को क्रांतिकारी का नेतृत्व सौंप दिया। मेरठ में विद्रोह का संकेत रात के समय तोपों और बिंगुल की आवाज के द्वारा दिया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा था? ठीक है, ये किसका नाम बोल रहा है आंदोलन से जुड़ा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, टाटिया टोपे का नाम जुड़ा था। आपको पता है कि भगत सिंह जो थे मॉडर्न हिस्ट्री जो यहाँ नहीं थे, फिर यहाँ तिलक जी, गोखले, ये सब तो भाई आते हैं नेक्स्ट। और इसका मेन फैक्ट देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है। तो चलिए कुछ मेन फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे। टाटिया टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है, पांडुरंग, ठीक है, जो नाना साहब के मुख्य सेनापति थे। फिर टाटिया टोपे ने कानपुर और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर छापेमार युद्ध किए थे। फिर बताएगी 1859 में जमींदार मानसिंह के धोखे के कारण उन्हें सोते समय पकड़कर शिवपुरी में फांसी दे दी गई थी, यानी कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर बताई गई थी भगत सिंह 20वीं शताब्दी के क्रांतिकारी थे, जबकि तिलक और गोखले क्रांतिकारी के नेता थे, ठीक है, सॉरी कांग्रेसी नेता थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट बोल रहा है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो जो ये हमारा 1857 है वो किसके द्वारा वर्णित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वीडी सावरकर, क्या होगा?
बीडी सावरकर। तो आते हैं हम लोग कुछ मेन फैक्ट के बारे में जान लेते हैं कि आखिर में मेन फैक्ट क्या हो सकती हैं। देखिए, बीडी विनायक विनायक दामोदर जो सावरकर जो थे, 1909 में प्रकाशित अपनी बुक द इंडियन वॉर आफ्टर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की क्रांति इन्होंने लिखा था। फिर बताइए इतिहासकार जो आरसी मजूमदार थे, ये क्या बोलते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। यह न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम थी। तो ये भी स्टेटमेंट आपके एग्जाम में बन सकता है और बनेगा भी, ठीक है, क्योंकि ये मेंस में बनता है। ब्रिटिश कंजर्वेटिव नेता बेंजामिन डिज़राएली ने इन्हें राष्ट्रीय विद्रोही कहा था, ठीक है। फिर बताइए सर जॉन लॉरेंस और टी आर होम्स जैसे ब्रिटिश इतिहासकार ने न केवल सैनिक विद्रोह, बर्बरता और सभ्यता का संघर्ष बताया था, ठीक है दोस्तों। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में टॉप करेगा तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इसे याद करना है, एक बार और मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। आरसी मजूमदार ने क्या कहा था, न तो प्रथम है, न राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्र संग्राम। ब्रिटिश कंजर्वेटिव नेता बेंजामिन डिज़राएली ने क्या कहा था, राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, ठीक है। और टी आर होम्स, जॉन लॉरेंस, इसने क्या कहा था, सैनिक विद्रोह और बर्बरता और सभ्यता, मतलब बर्बरता और सभ्यता के बीच का संघर्ष है, यानी कि अंग्रेजों को सभ्यता बनाया गया है और इंडियंस को बर्बरता बताया गया है, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इस 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे, ठीक है। विफलता के तो बहुत सारे कारण थे। चलिए आते हैं, सबसे पहले अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता। तो हाँ, ये तो बिल्कुल थी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या ये थी कि नहीं थी, ठीक है। फिर उसके बाद बताई गई है नेक्स्ट, विद्रोहियों के पास एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं था। तो ये तो बिल्कुल सही था। साम्राज्य के सभी वर्गों में समर्थन का अभाव था, ये भी बिल्कुल सही था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, कुछ इस पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं क्या होने वाली है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। अंग्रेजों के पास आधुनिक एनफील्ड राइफल थी, उन्नत तोपखाने थे, टेलीग्राम का तेज संचार था, ठीक है। ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, नेपाल के राणाओं जैसे बड़े शासकों ने अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की थी, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए, ग्वालियर की सिंधिया अभी भी विवाद में ये बना रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं, पश्चात शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग और बड़े साहूकार व्यापारी वर्ग ने इस विद्रोही से दूरी बनाए थे, ठीक है दोस्तों। यानी कि सब के सब अंग्रेज जितने भी पश्चात शिक्षा किए थे, मतलब जितने भी नहीं, कुछ लोग, विद्रोहियों के पास एक अखिल भारतीय समन्वय और प्रभावी शासन व्यवस्था का स्पष्ट ढांचा नहीं था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर, अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूस चलाने वाले एनफील्ड राइफल कब भारत में शामिल की थी। तो दिसंबर 1856 में, आंसर दिख गया होगा आपको, ठीक है। आइए कुछ मेन पॉइंट देख लेते हैं, क्या आखिर में मेन पॉइंट बोल रहा है। पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पे 1856 में दिसंबर पैटर्न 1853 में एनफील्ड राइफल लाई गई थी, ठीक है। एनफील्ड राइफल में कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी होने के अफवाह से 1857 में दमदम में फैल गई, ठीक है, अफवाह फैल गए। कारतूस के ऊपरी सिरे को मुंह से काटना था, जिससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत होती थी। इन चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण प्रशिक्षण दमदम, अंबाला, सियालकोट शास्त्रों में होता था, ठीक है। मतलब कहाँ ट्रेनिंग दी जाती थी इस बंदूक का, तो अंबाला, सियालकोट में और दमदम में दी जाती थी, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये आंसर दिख जा रहा है, इस अगली बार से मैं छुपा दूंगा, ठीक है। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। तो किसके, क्या लिखा है, बेगम हजरत महल होगा ना। चलिए तो यहाँ पे आते हैं, अब मेन इसका कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि देखिए 1857 का जो विद्रोह था, लॉर्ड डलहौजी ने एक कुशासन का आरोप लगाकर अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। अवध को ब्रिटिश काल में बंगाल के पौधशाला कहा जाता था। लखनऊ रेजिडेंसी के घेराव के दौरान ब्रिटिश रेजिडेंसी हेनरी लॉरेन मारा गया था, ठीक है। मार्च 1858 में सर कैलिन कैंपबेल गोर्जा रेजिमेंट की मदद से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया था, ठीक है। मतलब जो कैंपबेल था ना और जो बेगम हजरत महल थी, उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, तो कैंपबेल बेगम हजरत महल को पराजित कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे आते हैं। ये बोल रहा है 1800 निम्नलिखित में से, इसका भी आंसर देगा, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, ठीक है। तो मौलवी अहमदुल्ला साहब, अभी ऊपर भी हम लोग बात किए थे मौलवी अहमदुल्ला साहब के बारे में। आइए कुछ पॉइंट जान लेते हैं। देखिए मौलवी अहमदुल्ला साहब मद्रास के थे, जिन्होंने बाद में फैजाबाद में क्रांतिकारी केंद्र बनाया था। 22वीं
नेटिव इन्फेंट्री के साथ चिन्हट की लड़ाई में हेनरी लॉरेंस की ब्रिटिश सेना को पराजित कर दिया था। ये देखो कितना मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का भारी नकद इनाम रखा था। ठीक है, पवेन के राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा धोखे से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। देखिए भाई गद्दार कितना बड़ा है सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा तली जोग या फिर क्या होगा, गालिब और इकबाल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गालिब। ठीक है, चलिए इस कुछ पॉइंट आ जाते हैं, हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। मिर्जा गालिब, देखिए मिर्जा अब्दुल्ला खां गालिब दिल्ली में इस पूरे विद्रोह और उसके बाद हुए ब्रिटिश कत्लेआम को प्रत्यक्षदर्शी थे, यानी कि प्रत्यक्ष देखे थे। गालिब ने अपनी पुस्तक दस्त तेंबू और पत्रों में दिल्ली की तबाही का मार्मिक वर्णन किया था। मिर्जा गालिब और शेख इब्राहिम जोग अंतिम मुगल दरबार के अधिकारी शाही शायर रहे थे। अल्लामा इकबाल 20वीं सदी के शायर थे जिनका जन्म 1877 में हुआ था। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। बोल रहा है निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन हो जाता है। तो आइए इसको हम खेतिहर मजदूर ये भाग लिया था कि नहीं लिया था, आपको क्वेश्चन बताना है। ठीक है, साहूकार, कृषक, जमींदार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग क्वेश्चन जरूर इसका आंसर बताएं। आई होप दोस्तों आप लोग कॉपी कलम लेके बैठे होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहूकार और जामींदार। ठीक है, साहूकार और जामींदार हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 2 और 4, तो आइए देखते हैं ऑप्शन में 2 और 4 है कि नहीं है। बिल्कुल डी है। ठीक है, कुछ मेन पॉइंट्स आइए देख लेते हैं, हम डिस्कशन कर लेते हैं क्या दिया गया है इसमें। देखिए, नए भू राजस्व कानूनों में साहूकारों किसानों का शोषण करते थे, इसलिए विद्रोहियों ने महाजनों के खाते बही जला दिए थे। ठीक है, अधिकांश बड़े साहूकार और ब्रिटिश समर्थक बड़े जमींदार ने अपने हितों के कारण अंग्रेजों का समर्थन किया। अवध और रेहुलाखंड के छोटे तालुकार और किसानों ने विद्रोही सिपाही का खुलकर साथ दिया था। ठीक है, अवध और रेहुलाखंड के। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार बाबू वीर कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की उम्र में विद्रोही का ऐतिहासिक नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण असफल रहा था? असफल बोल रहा है, किस कारण से रहा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमींदारों की सहभागिता। ठीक है, मतलब सहभागिता नहीं थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसके बारे में कुछ विचार मेन पॉइंट देख लेते हैं। अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? हाँ ठीक है, चलिए 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रही। क्या ये असफल रही थी प्रथम स्वतंत्रता ब्रिटिश सरकार से? तो हाँ बिल्कुल सही है। बहादुर शाह जाफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था। ठीक है, और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतें का शासक उनका देने में कतरा गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग उनका समर्थन भी नहीं कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता अभूतपूर्व थी। दोनों समुदाय ने मिलकर साझा घोषणाएं जारी की। विद्रोहियों के पास एक अखिल भारतीय सैन्य योजना और साझा कमान व्यवस्था का अभाव था। दक्षिण भारत, पंजाब, पूर्वी बंगाल के अधिकांश क्षेत्र इस व्यापक विद्रोह से अछूत रहे थे। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारा जो पार्ट था, आपको पता है कि दक्षिण भारत तो बिल्कुल पार्टिसिपेट ही नहीं लिया था 1857 के विद्रोह में। ठीक है, बहादुर शाह जफर अत्यंत वृद्ध और अनिच्छुक नेता थे जिनकी राजनीतिक सत्ता केवल लाल किले तक सीमित थी। तो आप सोचिए दोस्तों कि ये तो अकेला हो गए थे, तो भला ये क्या कर सकते थे। चलिए आते हैं हम लोग, अब बात करते हैं निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में षड्यंत्र की घोषणा किसने दी थी? तो सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने दी थी। ठीक है, तो आइए कुछ मेन पॉइंट है जो हम लोग जान लेते हैं। जेम्स आल्ट्रम और विलियम टेलर के अनुसार यह विद्रोह ईसाई धर्म के विद्रोह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदुओं को शिकायतों का लाभ उठाया गया था। ठीक है, LAR रीड ने इसे धर्मांतों का ईसाइयों का विरोधी युद्ध कहा था। विलियम टेलर 1857 क्रांति के समय पटना का ब्रिटिश कमिश्नर था जिसने पीर अली के विद्रोह का दमन किया था। ठीक है, पीर अली याद रखिएगा आप लोग। TR होम्स, जो कि हम लोग पहले ही बात किए थे, सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष बताता है। ठीक है, अंग्रेज को सभ्य बनाता है और भारतीयों को बर्बरता बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज का निमंत्रण लेने के लिए घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका कुछ पॉइंट्स आइए हम लोग देख लेते हैं।
1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। कहाँ पे दोस्तों? मिंटो पार्क में, इलाहाबाद में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासक समाप्त हो ब्रिटेन क्राउन के सौंप दिया गया था। इस घोषणा द्वारा भारतीय नरेशों के गोद लेने के अधिकार को पुनः मान्यता दी गई और विलय की नीति छोड़ दी गई। ठीक है, जो विलय की नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, उसको छोड़ दिया गया था। लंदन में भारतीय प्रशासन के हेतु 15 सदस्यीय परिषद का एक सचिव, भारत सचिव नया बनाया गया था। ठीक है, नया पद बनाया था भारत सचिव। और परिषद में कितने लोग थे? तो 15 सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठित से संबंधित है? तो इसका क्या हो जाएगा? पील आयोग। ठीक है, पील आयोग जो था ना वो फौज से संबंधित था। ठीक है, एक था रॉयल आयोग, एक था पील आयोग, ये 2 गो आया था। ठीक है, चलिए आते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, जोनाथन पील की अध्यक्षता में 1858 में पील कमीशन का सैन्य पुनर्गठन हेतु किया गया था। ठीक है, फिर बताएंगे पील आयोग की सिफारिश के बाद बंगाल सेना पर यूरोपीय व भारतीय सैनिकों का अनुपात 1-2 और बंबई में 1-3 हो गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर बताइए, बांटो और राज करो नीति का तहत जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर रेजिमेंट का गठन हो गया। तो देखिए, यही कारण था जिससे हमारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन मिलता है आगे चलकर। ठीक है, नेक्स्ट समझाते हैं, तोपखान और प्रमुख राजनीतिक हथियार का नियंत्रण पूरी तरह से यूरोपीय सैनिकों के हाथों में सुरक्षित था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो रहेगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा सेशन कैसा रहेगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।